अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करेंगे, फिर केमिकल के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में ये दो चीज़ें आप लोगों के माइंड में मैं इंशाल्लाह बिठा के जाऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने आसपास जितनी भी डिस्टरबेंस है उसको इग्नोर करके ख़ामोशी से पेन कापी निकाल के आप लोगों ने सब चीज़ें नोट करने हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है, केमिकल कंसेप्ट है, या एक जो केमिकल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले से बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये लंबी वीडियो होगी और आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इसके ऊपर जो डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल है मैं वो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोगों का जो माइंड है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर 100% क्लियर हो जाएगा। डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल में हम सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने रस्साकशी का जो मेला है वो देखा होगा। रस्साकशी मेले में एक रस्सी लिया जाता है, इस तरह एक रस्सी, राइट। इस पे यहाँ पे एक मिड पॉइंट होता है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट लगाता है कि ये मिड पॉइंट है, राइट। इसके बाद यहाँ पे ज़मीन पे लकीरें करते हैं। एक लकीर ये होता है, एक लकीर ये होता है। अगर ये पॉइंट इससे इस तरफ गया तो मान लो यहाँ पे जो ग्रुप है रस्साकशी वाला, इसने ये मेला या ये जो कंपटीशन है वो जीता होगा। अगर ये पॉइंट इस तरफ आया तो इस ग्रुप ने ये कंपटीशन जीता होगा। इस तरह होता है। अब कुछ बंदे यहाँ पे हैं, कुछ बंदे यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मिड पॉइंट भी है, ज़मीन के ऊपर हम एक लकीर खींचते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अब मान लो 10 बंदे यहाँ पे हैं, 10 बंदे यहाँ पे हैं। ये रस्सी इस तरफ खींचते हैं, ये रस्सी इस तरफ खींचते हैं। अब मान लो हम फ़र्ज़ी लेते हैं कि यहाँ पे दोनों का जो फोर्स, यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है ये फोर्स इतना लग रहा है, मतलब इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन यहाँ पे, या मान लो 200 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 200 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। तो पॉइंट ना इधर जाता है ना इधर जाता है। अगर फोर्स बराबर हुआ, मान लो अचानक इस तरह केस आया कि फोर्स बराबर लग रहा है दोनों साइडों से, तो पॉइंट इधर ही रहेगा। पॉइंट और यहाँ पे ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइडों से एक ही जैसा फोर्स लग रहा है। तो इस टाइम अगर हम देख ले पॉइंट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ कि फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स दोनों साइडों से लग रहा है लेकिन इक्वल लग रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। पर इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स यहाँ पे फोर्स में गड़बड़ आ गई, यानी यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये पॉइंट इस तरफ जाएगा। अगर फोर्स इस साइड पे ज़्यादा हुआ तो ये पॉइंट इस तरफ जाएगा। लेकिन मान लो एक जैसा फोर्स लग रहा है तो पॉइंट यहाँ पे जो है वो इधर ही खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोर्स नहीं लग रहा। इस तरह फिर हमें लगेगा कि यहाँ पे फोर्स नहीं लगता क्योंकि ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। इसके अलावा एक और डेली लाइफ में मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक ये क्या है, छत है, कमरे का छत है। इससे एक तार आ चुका है, वायर आ चुका है, तार आ चुका है यहाँ पे, और इस तार के साथ एक बल्ब जो है वो लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है? बल्ब। मान लो ये हमारे पास क्या है, बल्ब लगा हुआ है, ये जलता है, मतलब रोशनी हमें देता है। अब अगर हम यहाँ पे ये जो तार है यहाँ पे काट ले तो ये बल्ब फ़ौरन ज़मीन पे गिरेगा और ये टूट जाएगा।
लेकिन यहाँ पे इस तार की वजह से ये लटका हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन है ये बल्ब के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे हम यहाँ पे काटते हैं तो बल्ब फ़ौरन नीचे आता है। इसका मतलब क्या है कि बल्ब के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इस साइड की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, ज़मीन फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से ये फ़ौरन ज़मीन की तरफ जाता है। लेकिन जितना फोर्स ज़मीन लगा रहा है इतना फोर्स यहाँ पे जो तार है इसके ऊपर बैकवर्ड की तरफ लगा रहा है। यानी ये तार ये बल्ब को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, मतलब ये ज़मीन की तरफ ना गिरे, ज़मीन नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लगाता है। इसी वजह से ये यहाँ पे स्टैटिक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये फिर तार टूटेगा, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल है, इसी वजह से ये बल्ब जो है अपनी जगह पे खड़ा रहता है, नीचे नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स इक्वल लग रहा है, बल्ब साकिन है, अपनी जगह पे खड़ा है। इट मीन्स कि ये बल्ब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब हमें इस तरह लग रहा है कि ये यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन असल में ज़मीन भी फोर्स लगा रहा है, ये वायर भी फोर्स लगा रहा है, दोनों साइडों से फोर्स लग रहा है। इसके बाद ये स्टैटिक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले ज़माने में कुछ तराजू जो थे, तराजू यानी बैलेंस, वो कुछ इस तरह थे कि यहाँ पे एक लोहे का चीज़ जा चुका होता था, इससे यहाँ पे एक आया था, मतलब तार या कोई चीज़ आया था, यहाँ पे चीज़ें डालते थे। यहाँ पर भी एक तार आया था, इससे मतलब लोहे का तार आया था, और यहाँ पर भी चीज़ें या एक मास डालता था, ताकि इस मास से ये जो चीज़ है उसको हम कंपेयर कर सकें। यहाँ पे एक और चीज़ था जिसकी वजह से हम पकड़ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ इस तरह था कि इसमें सुई थी, सुई। अब अगर ये पलड़ा भारी होता था तो ये सुई इस तरफ होता था, अगर ये पलड़ा भारी होता था तो ये सुई इस तरफ होता था। अगर दोनों इक्वल होते थे तो फिर ये मिड पॉइंट पे आता था, फिर हमें पता चलता था या उन ज़माने में लोगों को पता चलता था कि अब दोनों जो है क्या है, बराबर है। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, मान लो यहाँ पे हम 1 किलो वो जो लोहा होता है वो हम यहाँ पे डालते हैं, तो सुई क्या होगा? सुई जो है वो फ़ौरन इस साइड पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने मास डाला, उस मास के ऊपर यहाँ पे ज़मीन फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से वो नीचे की तरफ झुक गया और सुई इस तरफ टेढ़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये पलड़ा अब भारी है या इसमें वज़न ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मास डालते हैं। मान लो टमाटर डालते हैं, एक टमाटर डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, जैसे 10 टमाटर डाल दिए तो सुई आहिस्ता 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 इस तरफ मतलब सीधा हुआ, इस मिड पॉइंट पे आया, और ये पलड़ा जो है ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, ये पलड़ा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। जैसे हम टमाटर डालते 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 नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सुई मिड पॉइंट पे आ रहा है। अब दोनों इक्वल है, दोनों एक पॉइंट पे आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पलड़े के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, इस पलड़े के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पलड़े के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर लग रहा है, लेकिन इक्वल फोर्स लगता है। इसी वजह से ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, सुई मिड पॉइंट पे आ गई। तो इस टाइम फिर हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम। लेकिन एक और मिसाल देता हूँ इक्विलिब्रियम का, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक तालाब है, क्या है? तालाब है, राइट। ये एक तालाब है, लेकिन उस तरह 3D में हम ड्रा नहीं कर सकते। अब इस तालाब को मैं क्या करता हूँ, इस तालाब को ट्यूबवेल लगाता हूँ, यानी एक पाइप आया हुआ है, इस तालाब में पानी जा रहा है,
राइट। इसके अलावा जितना ये पाइप है या जितना यहाँ पे पानी आ रहा है इस तालाब में, उतना ही पानी यहाँ पे मैं उतना ही पाइप लगाता हूँ ताकि जितनी पानी यहाँ पे आ रही है उतनी पानी यहाँ से निकल जाए, राइट। अब यहाँ पे मान लो एक साइड से ऐसा दीवार है जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब नीचे मतलब तालाब के अंदर जो पानी है उसका लेवल हमें नज़र आता हो। अब एक ऐसा बंदा मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ जिसको ये अंदर वाली पानी नज़र आती हो, लेकिन उसको ना ये ट्यूबवेल का पता हो कि यहाँ से पानी जा रहा है अंदर, ना उसको ये पता हो कि इससे पानी बाहर भी जा रही है, राइट। अब मैं उससे सवाल करता हूँ कि पानी बढ़ रहा है या पानी का लेवल घट रहा है, तो उसको इस तरह नज़र आएगा कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, हालांकि दोनों काम हो रहा होगा एट अ टाइम। यहाँ पे जितना पानी तालाब के अंदर जाएगा उतना पानी यहाँ पे निकल रहा होगा और लेवल जो है मान लो यहाँ तक लेवल है वो बरकरार रहेगा, ना लेवल घटेगा ना लेवल क्या होगा ज़्यादा होगा। आप लोग खुद सोच ले, जहाँ पे ट्यूबवेल लगा हो वहाँ पे तालाब पे आप निशान कर ले, लेकिन कंडीशन ये होगा कि जितना पानी यहाँ से ट्यूबवेल के ज़रिए अंदर तालाब में जा रहा है उतना पानी वहाँ से निकल रहा हो, तब लेवल ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देख ले या वो बंदे से अगर हम पूछ ले कि लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको इस तरह नज़र आएगा कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, हालांकि दोनों काम होगा। यहाँ पे जो ट्यूबवेल है इसका कोशिश ये होगा कि लेवल बढ़ाए, और यहाँ पे जो इससे पाइप निकल रहा है इसका कोशिश ये होगा कि ये लेवल घटाए, ये बढ़ाए ये घटाए, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह नज़र आते हैं कि ना यहाँ पे लेवल बढ़ता है ना यहाँ पे लेवल घटता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है? हमें इसलिए ना घटता है ना बढ़ता है इस तरह इसलिए नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। जितनी पानी यहाँ पे अंदर जा रही है उतनी पानी निकल रही है, ये बढ़ाने की कोशिश करता है ये घटाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब ये अगर हम सोच कर ले गौर कर ले, अब ये इक्विलिब्रियम जो है चलता फिरता इक्विलिब्रियम है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। या एक और मिसाल देता हूँ, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम ड्रॉप डाल रहे हैं, यानी यहाँ तक लेवल है, यहाँ तक पानी हमने पहले से डाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा सुराख किया हुआ है, जितने ड्रॉप यहाँ पे गिर रहे हैं उतने ड्रॉप यहाँ पे इसी नीचे जा रहे हैं। अब ये ड्रॉप जो है ये बढ़ाने की कोशिश करता है, ये ड्रॉप घटाने की कोशिश करता है, लेवल मेंटेन है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ना हमारे पास पानी कम हो रही है ना ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, घटता भी है बढ़ता भी है, लेकिन हमें नज़र इस तरह आता है कि ना घटता है ना बढ़ता है, तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? चलता फिरता इक्विलिब्रियम, मीन्स कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम का समझ या कंसेप्ट मेरे ख़्याल में क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद इक्विलिब्रियम के आगे लिखा हुआ है केमिकल। केमिकल से मुराद कि केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखेंगे? इक्विलिब्रियम देखेंगे। लेकिन इससे पहले केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम देखने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है हेडिंग लगाए, हम डिफ़ाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन से पहले एक और एग्ज़ाम्पल मुझे याद आया जो बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है।
जिम जो होता है, जिम वहाँ जहाँ पे लोग बॉडी मॉडी बनाता है, वहाँ पे एक इस तरह रनिंग मशीन होता है। क्या होता है? रनिंग मशीन। उस पे यहाँ पे ये चीज़ें लिखे होते हैं कि कितने किलोमीटर पर आवर ये जा रहा है। उसको जब हम ऑन करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर बंदा खड़ा होता है, तो जितने स्पीड से ये पीछे जा रहा है, बंदा उस स्पीड से आगे की तरफ दौड़ता है। लेकिन लगता है इस तरह है कि बंदा अपनी ही जगह पे खड़ा है, इस तरह लग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर कर ले, बंदा दौड़ता है, यानी अपनी जगह पे खड़ा नहीं होता, यानी फॉरवर्ड की तरफ जाता है, और मशीन जो है वो बैकवर्ड की तरफ उसको धकेलता है। तो ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे जो बंदा दौड़ता है, अगर हम उसका हेड देख ले तो वो अपनी ही जगह पे होगा, ना इधर जाएगा ना इधर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। ये आगे की तरफ जाता है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ये बैकवर्ड, यानी मशीन बैकवर्ड की तरफ लेकर जाता है, तो इक्विलिब्रियम आता है। क्या आता है? इक्विलिब्रियम। तो ये भी हमारे पास क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि चलता फिरता इक्विलिब्रियम है, राइट। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का? इक्विलिब्रियम का। इसके अलावा अब हम केमिकल रिएक्शन की तरफ आते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर, यानी एक या एक से ज़्यादा चीज़ें, सब्सटेंस कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, यानी वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जो है, जो सब्सटेंस है, वो जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो उससे टोटली डिफरेंट होगा। क्या होगा? टोटली डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसा कि हमारे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम एक, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, या ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? क्लोरीन के साथ। अब इससे एक न्यू चीज़ बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल गए केमिकली, उनसे एक चीज़ बना। अब ये चीज़ इनसे टोटली डिफरेंट है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देख ले, तो सोडियम जो है एक जहरीला मेटल है, यानी आप इसको खा नहीं सकते। इस तरह क्लोरीन एक जहरीला गैस है, इसको भी आप नहीं खा सकते। अगर ये आपस में रिएक्शन करता है, तो इससे बनता है नमक, जो कि हम डेली बेस पे खानों में खाते हैं। तो टोटली डिफरेंट चीज़ जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बन जाए, दो चीज़ें बन जाए, न्यू जो है वो दो बन जाए, या तीन बन जाए, या एक बन जाए, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि केमिकल रिएक्शन जो है, हर केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा? तो जवाब है नो। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं कि उसमें इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको केमिकल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, केमिकल रिएक्शन इज़ divided into two types. One type is called irreversible reaction, जबकि सेकेंड टाइप जो है वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी डायरेक्शन के बेस पे हम रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन, उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक को हम इर्रिवर्सिबल, दूसरे को हम रिवर्सिबल। अब सबसे पहले हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इसके ऊपर बात करते हैं कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे रिएक्शन होता है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना ले, उसके बाद प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट ना बनाए, ऐसी रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमें देता है H2O मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट, सबसे पहले आप लोग ये भी नोट करें कि लेफ़्ट साइड पे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। यानी जो आपस में रिएक्शन करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बन जाए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज नहीं होता इन चीज़ों में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। या इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसा कि हमारे पास CH4 है। CH4 ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस देता है। इसके अलावा साथ साथ हमें वाटर भी देता है। अब इस रिएक्शन के ऊपर आप फोकस करें, ये हमारे पास इरिवर्सिबल है, यानी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज नहीं होता या प्रोडक्ट वापस आपस में कंबाइन होके रिएक्टेंट नहीं देता, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन को आपने कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये समझे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं, राइट। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके चंद पॉइंट है वो आप लोगों ने नोट करना है ताकि आप लोगों को मज़ीद आइडिया मिल जाए। तो फर्स्ट वन पॉइंट है कि वन वे प्रोसेस, यानी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये वन वे प्रोसेस है, यानी यूनी डायरेक्शन है। क्या है, यूनी डायरेक्शन है। तो आगे क्या कहता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है या जो ये प्रोसीड करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। कहाँ से किस तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये प्रोसीड करता है, वापस नहीं आता। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वन वे प्रोसेस या ये यूनी डायरेक्शन है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि कंप्लीट कन्वर्जन। कंप्लीट कन्वर्जन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट फुली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट जितना भी होगा वो टोटली कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट यहाँ पे बचेगा नहीं, टोटली कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे विद लिटल और नो रिवर्स रिएक्शन, बहुत थोड़ा या ना होने के बराबर या बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी वापस ये रिकम्बाइन हो के ये रिएक्टेंट के जो सब्सटेंस है वो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पूरा रिएक्टेंट किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है नो इक्विलिब्रियम। अनलाइक रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट एस्टेब्लिश अ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर ये यूनी डायरेक्शन है, रिएक्टेंट टोटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। अगर ये इरिवर्सिबल है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का चांस बिल्कुल भी नहीं है कि इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, किस चीज़ में, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आता, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी चेंज। यहाँ पे आगे क्या कहता है, दे यूजुअली इन्वॉल्व अ लार्ज रिलीज और एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करेगा या बहुत ज़्यादा एनर्जी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दे देगा। इसके अलावा ऑफन मेकिंग द रिवर्स रिएक्शन अनफेवरेबल। ये एनर्जी की वजह से फिर यहाँ पे हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन, वो अनफेवरेबल होता है। इस ज़्यादा लॉस एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो वहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं होती प्रोडक्ट के पास कि वो वापस कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर है, उस पे ये ख़ुद ब खुद होता है। यानी आपने मीडियम क्रिएट नहीं करना, लैब की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें
आपने अरेंज नहीं करने, ये ख़ुद ब खुद होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम प्रॉपर क्या करते हैं, मीडियम तैयार करते हैं ताकि वो क्लोज हो, गैस इस्केप ना हो जाए वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियसली होते हैं, ख़ुद ब खुद होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रोडक्ट्स फॉर्मेड आर जनरली मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अब ये जो ख़ास पॉइंट है वो ये है कि जब प्रोडक्ट बनता है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है, ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। इसी वजह से ये फिर नहीं चाहेगा कि मैं वापस डिकम्पोज होके या वापस रिएक्ट होके वापस रिएक्टेंट बनाए, क्योंकि ये स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी जिस चीज़ में भी आ जाए वो अपनी स्टेबिलिटी ख़राब नहीं करना चाहता। तो ये मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स इसलिए नहीं होता क्योंकि मोर स्टेबल होता है प्रोडक्ट जो बनता है वो मोर स्टेबल होता है, राइट। इसके बाद अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है या ये वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल है। फर्स्ट वन पॉइंट तो ये है कि जब आपको सिंगल एरो नज़र आ जाए किसी केमिकल इक्वेशन में, तो यूँ समझो कि वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एरो जो है डायरेक्शन शो करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस तरह आया कि रिएक्टेंट के नाम दिए हुए हैं और प्रोडक्ट के नाम भी दिए हुए हैं, या आपको सिर्फ केमिकल फार्मूला या सिंबल दिए हुए हैं, इक्वेशन में इक्वेशन को नहीं वधाई, तो आप लोगों को फिर कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री ज़बान में कोई और नाम भी देते हैं, जैसा कि कंबस्टन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वगैरह वगैरह। तो कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिसका नाम हमें नज़र आ जाए कि फ़लाँ रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो वो हमारे पास क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि अगर हमारे पास अगर कम्बिनेशन रिएक्शन हो, क्या हो, कम्बिनेशन रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें सिंगल प्रोडक्ट देता है H2O। तो ऐसा रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट, यानी जब आपको कम्बिनेशन रिएक्शन नज़र आ जाए वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है, सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक हमारे पास सिंगल कंपाउंड है, जैसा कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये सिंगल कंपाउंड है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं किस चीज़ में, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जहाँ पे आपको सिंगल कंपाउंड क्या हो दिया हो और उसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो फ़ौरन आप लोगों के माइंड में क्या होगा कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है वो भी हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। वो कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन भी हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आगे क्या कहता है कि अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक्स है, ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, फिर यहाँ पे गलती की है, आई एम सॉरी,
हीट एंड यूजुअली लाइट इट फॉर्म्स ऑक्साइड। यानी कंबस्टन रिएक्शन में हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा लाइट भी प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से हमारे पास ऑक्साइड बनता है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो CH4 है, CH4 ये एक सब्सटेंस है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जलता है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी बनता है, सॉरी H2O मॉलिक्यूल H2O। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, इसने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर हम इक्वेशन देख ले बैलेंस है या नहीं है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं ताकि 4 हो जाए। अब 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। तो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन रिएक्शन बैलेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि कंबस्टन रिएक्शन भी हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर MCQs आया कि यहाँ पे आप लोगों को 3-4 टाइप के रिएक्शन दिए हुए हैं और उसमें एक रिएक्शन होगा कंबस्टन रिएक्शन, और आप लोगों से पूछ लिया कि इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप लोगों ने फ़ौरन जवाब देना है कि कंबस्टन रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है रिएक्शन, वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा टाइप है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं, एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करे और रिज़ल्ट में हमारे पास साल्ट भी बन जाए, इसके अलावा वाटर भी बन जाए, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हमारे पास है एक एसिड HCl, ये एक एसिड है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, बेस के साथ। बेस कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये एसिड बेस आपस में जब रिएक्शन करता है तो एक बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाएगा तो ये हमें देगा साल्ट, सोडियम क्लोराइड बना। इसके अलावा ये OH जो है इस H के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप कौन सा टाइप है जो इरिवर्सिबल होता है, नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, कहते हैं कि 2 सॉल्युबल साल्ट, यानी एक सॉल्यूशन में 2 साल्ट मौजूद है, दोनों सॉल्युबल है, रिएक्ट इन अ सॉल्यूशन, वो आपस में रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल साल्ट, और फिर वो एक इनसॉल्युबल साल्ट बनाता है जो कि इनर्ट होता है, वापस रिएक्शन नहीं करता, तो वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, मतलब तय में बैठ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट PPT कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास है AgNO3। AgNO3 क्या है, एक साल्ट है, ये एक सॉल्यूशन में है। किस चीज़ में है, सॉल्यूशन में। ये दूसरे साल्ट के साथ रिएक्शन करता है। मान लो हमारे पास दूसरा जो साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड, राइट। इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनता है AgCl, राइट, जो कि हम क्या करते हैं, इस तरह एरो लगाते हैं। इस एरो का मतलब ये है कि ये प्रिसिपिटेट हुआ, एक सॉलिड बना, और वो सॉलिड जो बीकर है उसके तय में बैठ गया, प्रिसिपिटेट हुआ। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास चीज़ बनेगा वो क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट होगा NaNO3। इसके साथ ये क्यों भी लगा सकते हैं, मतलब कि ये एक कोस फॉर्म में होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, वापस रिएक्शन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह रिएक्शन को हम कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
दोनों हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या भला है, ये हम मेरे ख़्याल में 9th में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी सीखना है। अगर सीखना है तो मैंने भी वीडियो अपलोड की हैं, बाकी वीडियो भी आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। 9 के कोर्स में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई थिंक, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का। मान लो हमारे पास क्या है, जिंक है। जिंक ये रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्साइड से, रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन आ जाता है जिंक के पास, और कॉपर जो है, कॉपर उसी तरह रह जाता है, Cu। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब ये क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, लेकिन इस केमिस्ट्री में यानी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में लास्ट में जो एक चैप्टर है उसमें भी हम क्या करेंगे, ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। तो ये भी हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो टाइप्स है रिएक्शन के, इसको आप लोगों ने नोट करने हैं। ये जहाँ भी मिल जाए वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, इस चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों का माइंड सेट जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।